ईरान के सर्वोच्च नेता ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका तेहरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल होता है तो इसके अपूरणीय परिणाम होंगे। ईरान ने कतर में एक प्रमुख अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। उसके अनुसार ये अमेरिका द्वारा उसके परमाणु स्थल पर हाल ही में की गई बमबारी का जवाबी कार्रवाई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा जारी इन तस्वीरों के साथ कहा गया है कि ईरान अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर हुए किसी भी हमले का जवाब देगा। पिछले 10 सालों में ईरान ने रूसी हथियारों पर $10 बिलियन से अधिक खर्च किए हैं ताकि वह एक अभेद्य ढाल बना सके जिस पर उसे पूरा भरोसा था। उन्होंने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, मिकोयान गुरेविच, 29 MZ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, रडार जैमिंग उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स खरीदे। पता चला कि रूस ने ईरान के हथियारों के आयात का लगभग 96% हिस्सा सप्लाई किया। फिर भी पिछले 2 हफ्तों में सैकड़ों इजरायली जेट, ड्रोन और यहां तक कि 7 बीदो बॉम्बर्स ने भी ईरान के खिलाफ सभी मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इजराइल ने न सिर्फ ईरान की ज्यादातर एयर डिफेंस साइट्स और रिसोर्सेज तबाह कर दिए, बल्कि महज 48 घंटों में ईरान के पूरे एयर स्पेस पर वर्चस्व भी हासिल कर लिया। एक ऐसी कामयाबी जो रूस यूक्रेन में 3 साल से ज्यादा की शर्मनाक जंग के बाद भी हासिल नहीं कर पाया। यूक्रेन ईरान से 2.7 गुना छोटा है और ईरान हमेशा बुनियादी ढांचे, मिसाइल क्षमताओं और स्वायत्त हथियारों के उत्पादन में यूक्रेन से आगे रहा है। इसी तरह रूस जनशक्ति, मशीनरी और वैश्विक प्रभाव के मामले में इजराइल से कहीं बड़ा है। वास्तविक दुनिया में प्रदर्शन के मामले में ये आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। यदि रूस इजराइल की जगह लेता तो भी मॉस्को उसी तेज प्रभुत्व या निर्णायक वायु श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाता। इजराइल की बढ़त का कारण उसके उन्नत पश्चिमी हथियार, प्रशिक्षण, खुफिया नेटवर्क और सटीक संचालन योजना है जो रूस की अधिक संख्या के बावजूद नहीं पा सकता। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जाननी होगी। ऐसी वीडियो अक्सर दबा दी जाती है। प्रो रूसी बॉट्स एल्गोरिदम को भरने और रूस के बारे में सच्चाई उजागर करने वाले कंटेंट को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप हमारी मदद कर सकते हैं। बस उस लाइक बटन को दबाएं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हर क्लिक इस वीडियो को फैलाने और तथ्यों को जिंदा रखने में मदद करता है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अधिकांश विशेषज्ञों ने माना था कि रूस की ताकतवर वायुसेना वीकेस जल्द ही यूक्रेन के आसमान पर नियंत्रण कर लेगी। अंततः रूस के पास सैकड़ों आधुनिक जेट और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां थीं। फिर भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसके बजाय यह संघर्ष एक क्रूर जमीनी युद्ध बन गया है जो प्रथम विश्व युद्ध जैसा गतिरोध बन गया है। इसका मुख्य कारण रूसी युद्ध रणनीतियों की कमजोरी और यूक्रेन की मिसाइलों द्वारा रूसी विमानों को बार बार गिराया जाना है, जिससे मॉस्को को जरूरी हवाई वर्चस्व हासिल नहीं हो सका। असल में रूस की हवाई वर्चस्व की कमी ही वह वजह है जिसकी वजह से यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिक पाया है, और यही कारण है कि इजराइल जब चाहे, जहां चाहे, आसानी से और बिना किसी रुकावट के हमला कर पाता है। 3 साल बाद रूसी पायलट सतर्क रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं और फ्रंट लाइन युद्ध क्षेत्रों के पास लड़ाई से बच रहे हैं। वे रूस के अंदर से या ऊंचाई से मिसाइलें दागते हैं ताकि सुरक्षित रह सकें। इस बीच इजरायली F-35 जेट कहीं भी उड़ सकते हैं और किसी भी ईरानी लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। ईमानदारी से कहें तो रूस ने हवाई वर्चस्व पाने के लिए पूरी कोशिश की थी। युद्ध के प्रारंभ में रूस ने यूक्रेन के एयरबेस और रडार सिस्टम्स पर मिसाइल हमले किए, वैसे ही जैसे इजराइल ने 13 जून को किए थे। मॉस्को को उम्मीद थी कि वह शीघ्र ही कीव की प्रत्युत्तर देने की योग्यता को नष्ट कर देगा। ईरान के विपरीत यूक्रेन तैयार था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कीव को 2022 की शुरुआत में ही संभावित आक्रमण की जानकारी हफ्तों पहले दे दी थी। यूक्रेनियों ने रूसी हमलों से अपनी मोबाइल एसएएम बैटरियों को तेजी से छिपा दिया। यूक्रेन के कई युद्धक विमानों को सुरक्षित हवाई अड्डों पर भेजा गया या लगातार स्थान बदलते रखा गया। रूस की मिसाइलों ने अंततः बरसकर ज्यादातर नकली वस्तुओं या खाली हैंगरों को ही नष्ट कर दिया। यूक्रेन के असली वायु रक्षा लॉन्चर बच गए। रूसी युद्धक विमानों को यूक्रेनी आसमान में गश्त के दौरान भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यूक्रेन की एसएएम प्रणालियों ने कई रूसी विमान मार गिराए।
रूस ने कुछ महीनों में ही 75 से ज्यादा विमान गंवा दिए, जिनमें आधुनिक Su-34 स्ट्राइक फाइटर और Su-35S एयर सुपीरियरिटी जेट शामिल हैं। यूक्रेनी पायलटों ने पुराने मिग-29 और Su-27 उड़ाते हुए रूसी विमानों को मार गिराने में सफलता हासिल की। भारी नुकसानों के कारण रूस यूक्रेन की वायु रक्षा को कमजोर करके आसमान पर पूरा नियंत्रण हासिल नहीं कर पाया। पश्चिमी समर्थन से यूक्रेन की वायु रक्षा समय के साथ अधिक मजबूत हुई। कीव को नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम IRIST और पैट्रियट जैसे उन्नत पश्चिमी सिस्टम मिलने लगे, जिससे उनके पुराने सोवियत युग के उपकरणों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। रूस के लिए काम और कठिन हो गया, क्योंकि नए पश्चिमी वायु रक्षा सिस्टम जल्दी ही अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए, मई 2023 में अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रियट बैटरी ने कीव के ऊपर कई रूसी किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया, जिन्हें मॉस्को ने पहले लगभग अजेय बताया था। पुतिन और उनके जनरल आगे की योजना बना रहे थे, जबकि उनकी सेनाएं यूक्रेनी हवाई हमलों से बचाव की स्थिति में थी। यूक्रेनी सेना ने निरंतर हमलों के बीच नवाचार करते हुए लंबी दूरी के ड्रोन और पुनः प्रयुक्त मिसाइलों से रूस के भीतर गहरे स्थित एयरबेस पर हमले शुरू किए। दिसंबर 2022 में यूक्रेनी ड्रोन सैकड़ों किमी अंदर रूसी क्षेत्र में घुसे और 2 रणनीतिक बमवर्षक ठिकानों पर हमला किया, जिससे कई Tu-95 और Tu-160 बमवर्षक क्षतिग्रस्त हुए, जिनका रूस यूक्रेन पर मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल करता था। मई 2023 में ड्रोन के झुंड ने मॉस्को पर हमला किया, रूस की बहुचर्चित वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देते हुए राजधानी की इमारतों को निशाना बनाया। एक हमला क्रेमलिन की छत तक पहुंचा, जो पुतिन सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी थी। हालांकि रूस ने दावा किया कि उसने ज्यादातर ड्रोन को रोक लिया था, लेकिन इस घटना ने साफ दिखा दिया कि वर्षों की जंग के बाद भी रूसी वायु रक्षा प्रणाली में अब भी गंभीर कमजोरियां हैं। यूक्रेन ने रूस की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए युद्ध को सीधे रूसी भूमि पर ले आया था। यूक्रेन की अडिग प्रतिरोध क्षमता, स्मार्ट खुफिया जानकारी और उन्नत पश्चिमी रक्षा प्रणालियों ने रूस की विशाल वायुसेना और उन्नत मिसाइलों को प्रभावी ढंग से रोक कर रखा। जैसा मैंने कहा, ईरान की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। तो इजराइल कुछ ही दिनों में कैसे सफल हो गया, जबकि रूस यूक्रेन में वर्षों बाद भी फंसा रहा? कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह सिर्फ F-35 जेट्स की वजह से है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। फर्क है पश्चिमी खुफिया क्षमताओं की श्रेष्ठता बनाम ईरानी, रूसी और चीनी खुफिया, उन्नत पश्चिमी तकनीक बनाम उनके प्रतिद्वंद्वी, और आखिर में दोनों पक्षों द्वारा बलों का सटीक एकीकरण और ज्यादा समझदारी से लिए गए रणनीतिक फैसलों में। विशेषज्ञों के अनुसार भी ईरानी आसमान में इजराइल की बढ़त केवल संख्या के कारण नहीं थी। असल में इजरायली वायुसेना रूस की तुलना में काफी छोटी है। इजराइल ने अपनी खूबियों का शानदार इस्तेमाल किया। बेहतरीन रणनीति और क्रियान्वयन से पहले हमले इजरायली F-35I फाइटर जेट्स द्वारा किए गए, जो शायद दुनिया के सर्वोत्तम लड़ाकू विमान हैं। मूल रूप से इन्हें अमेरिका से खरीदा गया था, लेकिन उन्नत इजरायली इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इन्हें काफी हद तक कस्टमाइज किया गया है। ये जेट्स इस तरह से बनाए गए हैं कि इन्हें रडार से लगभग पकड़ा नहीं जा सकता। ईरान के रूसी निर्मित रडारों के पास इन जेट्स को पकड़ने का बहुत कम मौका था। बम गिरने तक ईरानी दल गलत दिशा में देख रहे थे और पूरी तरह चौंक गए थे। इजरायली हमला 1991 के खाड़ी युद्ध के प्रारंभिक घंटों के समान था। उस समय इराकी सेना के पास सोवियत संघ के सबसे बेहतरीन हथियार थे, जैसे T-72 टैंक, मिग-29 और Su-25 जेट स्कड मिसाइलें और मजबूत वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें SA-2 व SA-6 मिसाइल लॉन्चर शामिल थे। कागज पर ये बहुत ताकतवर लगते थे। फिर भी जब अमेरिकी स्टेल्थ विमानों, खासकर F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ बॉम्बर्स ने पहली लहर के हमले किए, तो इराकी रडार स्टेशन और वायु रक्षा इकाइयों को पता ही नहीं चला कि हमला शुरू हो गया है। उनके सोवियत निर्मित रडार सिस्टम स्टेल्थ विमानों का पता नहीं लगा पाए। जब इराकी ऑपरेटरों को समझ आया कि कुछ गलत है, तब तक प्रमुख वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट हो चुकी थीं, जिससे इराक का आकाश गठबंधन विमानों के लिए खुला हो गया। खाड़ी युद्ध से हमें यह सीख मिली कि पश्चिमी, विशेषकर अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी आज भी सर्वश्रेष्ठ है।
सोवियत कमांडरों ने भी बाद में माना कि उनकी श्रेष्ठ प्रणालियां पूरी तरह पिछड़ गईं। टैंक युद्ध में अमेरिकी M1A1 अब्राम्स और ब्रिटिश चैलेंजर टैंक उन्नत थर्मल साइट्स और बेहतरीन फायर कंट्रोल सिस्टम्स की वजह से आसानी से इराकी T-72 टैंकों पर लंबी दूरी से हावी हो जाते हैं। एक बड़े युद्ध में अमेरिकी बख्तरबंद ब्रिगेड्स ने इराक की रिपब्लिकन गार्ड के T-72 टैंकों से असमान मुकाबला किया। अब्राम्स टैंक 2 मील से अधिक दूरी से चलते हुए दुश्मन के टैंकों को गोलीबारी द्वारा नष्ट कर रहे थे। अब्राम्स टैंक ने T-72 टैंकों को देखने या हमला करने का मौका दिए बिना ही उन्हें निशाना बना लिया। युद्ध के अंत तक गठबंधन ने लगभग 4000 इराकी टैंक, जिनमें से अधिकांश सोवियत निर्मित थे, नष्ट या कब्जा कर लिए थे, जबकि उनके अपने बहुत कम टैंक नष्ट हुए। यह चौंकाने वाला मार अनुपात पश्चिमी उपकरणों, चालक दल के प्रशिक्षण और संयुक्त हथियार रणनीति की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। हवा में इराक की वायुसेना, जो उस समय के सबसे उन्नत सोवियत निर्मित MiG-29, MiG-25, MiG-23 और अन्य लड़ाकू विमानों से लैस थी, गठबंधन की वायु शक्ति के सामने जल्दी ही पस्त हो गई। अमेरिकी F-15 ईगल्स, F-16 फाइटिंग फाल्कन्स और नेवी F-14 टॉमकैट्स के नेतृत्व में गठबंधन के विमानों ने तुरंत आसमान पर कब्जा कर लिया। शुरुआती कुछ घंटों की लड़ाई में ही इराकी पायलटों ने समझ लिया कि उनके पास जीत का कोई मौका नहीं है, इसलिए उन्होंने निश्चित मौत के बजाय ईरान भागने का निर्णय लिया। जब भी इराकी पायलट अपना विमान उड़ाता, उसे अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा मार गिराया जाता। हवाई लड़ाई में गठबंधन का एक भी विमान नहीं खोया गया। हथियारों के अलावा सिद्धांत और युद्ध योजना में अंतर ने इराक के लिए स्थिति को और खराब किया। इराकी सेनाएं सोवियत शैली की रणनीतियों पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं, जैसे कि स्थिर परतदार रक्षा और रक्षात्मक स्थिति में खुदी हुई बख्तरबंद इकाइयां, जिन्हें अमेरिकी कमांडरों ने बेहतर चालबाजी और सटीक हवाई हमलों के साथ आसानी से पार कर लिया। यूक्रेन आज भी रूस की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए सैकड़ों ड्रोन से स्थिर रूसी सैनिकों पर हमला कर रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि 1980 के दशक में सोवियत संघ ने इराक को लगभग $26 अरब मूल्य का उन्नत सैन्य उपकरण दिया, लेकिन असली युद्ध में उसे बुरी तरह विफल होते देखा। आज के मुद्रास्फीति के हिसाब से यह निवेश लगभग $86 अरब के बराबर था, जो काफी बड़ा था, लेकिन आधुनिक पश्चिमी सेनाओं के सामने लगभग बेकार साबित हुआ। रूसी हथियार न केवल पश्चिमी तकनीक के आगे बल्कि छोटे संघर्षों में भी नाकाम साबित हुए हैं। सीरिया और लीबिया के गृह युद्ध इसके उदाहरण हैं। रूस निर्मित वायु रक्षा प्रणाली पैंटसिर S1, जो विशेष रूप से क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का सामना करने के लिए डिजाइन की गई थी, बार बार विफल रही। सीरिया और बाद में रूसी ठेकेदारों ने पैंटसिर सिस्टम को महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया, फिर भी इजराइल और तुर्की ने हवाई हमलों में इन यूनिट्स को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। 2020 की शुरुआत में इदलिब में बेराक्तार TB2 ड्रोन से लैस तुर्की सेना ने सीरिया के कई पैंटसिर प्रणालियों को नष्ट किया। लीबिया में भी तुर्की ने त्रिपोली सरकार के पक्ष में हस्तक्षेप किया और हफ्तार की रूसी समर्थित सेनाओं के खिलाफ ड्रोन और स्मार्ट हथियारों से कुछ दिनों में कम से कम 9 पैंटसिर ऐसे यूनिट नष्ट कर दिए। पैंटसिर की खराब प्रदर्शन इतना स्पष्ट हो गया कि यहां तक कि रूसी अधिकारियों को भी अनिच्छा से यह स्वीकार करना पड़ा कि इसमें समस्याएं हैं। रूसी मीडिया ने ड्रोन के खिलाफ सफलता की झूठी कहानियां फैलाईं, परंतु जले हुए पैंटसिर सिस्टम्स के वीडियो ने एक भिन्न और शर्मनाक कहानी बयां की। हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छोटे से युद्ध ने यूक्रेन से भी आगे जाकर दिखा दिया कि रूसी हथियार कितने निम्न स्तर के हैं। आर्मेनिया की सेना का लगभग पूरा हथियार रूसी सोवियत मूल का था, जिसमें T-72 टैंक, BMP इन्फेंट्री वाहन, S-300 और OSATUR एयर डिफेंस सिस्टम और पुराने जनरेशन के फाइटर जेट्स शामिल हैं। दूसरी ओर अजरबैजान ने अपनी सेना को तुर्की और इजरायली तकनीक से लैस किया, जैसे बायराक्तार TB2 UCAV, इजरायली लूटिंग म्यूनिशन हीरो और बेहतर इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम। अंततः अजरबैजान के ड्रोन और गाइडेड हथियार प्रणालियों ने आर्मेनिया की सुरक्षा तंत्र को क्रमबद्ध रूप से नष्ट कर दिया। रूसी वायु रक्षा इकाइयों समेत आर्मेनिया की सैन्य शक्ति की रीढ़ टैंक और तोपखाने को ऊपर से आसानी से नष्ट कर दिया गया।
अजरबैजान ने आर्मेनिया के टैंक और तोपों को ड्रोन हमलों से नष्ट करते हुए कई वीडियो जारी किए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रोन ने कम से कम एक आर्मेनियाई S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी नष्ट कर दिया। यह उपकरण हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया था, फिर भी वह उन छोटे ड्रोन को देख भी नहीं पाए जो उन पर हमला कर रहे थे। यह युद्ध पूरी तरह से अलग था, जैसा कि उनके सोवियत युग के सिद्धांतों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अंत में जब हम यूक्रेन में चल रहे युद्ध की बात करते हैं तो रूसी हथियारों की हकीकत और भी ज्यादा कड़वी होकर सामने आ गई है। रूस ने पिछले 3 सालों में लगभग हर दिन खुद को शर्मिंदा किया है। रूसी हथियार प्रणालियों में गंभीर खामियां पाई गईं, जो उन्हें अक्सर अप्रभावी या अपने ही सैनिकों के लिए जोखिम भरा बनाती हैं। रूसी पश्चिमी बख्तरबंद इकाइयों, जिनमें उनके नवीनतम T-72, B-3, T-80 और T-90 टैंक शामिल हैं, को यूक्रेनी युद्ध क्षेत्रों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी जेवलिन और ब्रिटिश स्वीडिश इनलॉ मिसाइलें रूसी बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ बेहद कारगर साबित हुई हैं। जेवलिन टैंकों को ऊपर से मारती है, जहां उनका कवच सबसे पतला होता है, जो इसकी महत्वपूर्ण टॉप अटैक क्षमता है। यह रणनीति रूसी टैंक डिजाइन की एक गंभीर पुरानी खामी का फायदा उठाती है, जिसमें गोला बारूद टर्रेट के नीचे ऑटो लोडर कैरोसेल में रखा जाता है। जब इन गोला बारूदों में छेद हो जाता है तो वे तुरंत जल उठते हैं, जिससे अंदर जबरदस्त विस्फोट होते हैं, जो अक्सर टर्रेट को पूरी तरह उड़ा देते हैं। यूक्रेनी सेना इस घटना को व्यंग्य में जैक इन द बॉक्स कहती है। पश्चिमी टैंक इस खतरनाक डिजाइन का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे चालक दल के जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। रूसी सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ डिजाइन खामियां उपकरणों की गुणवत्ता और बिगाड़ती हैं। यह एक विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच है, जो टैंक के बाहरी हिस्से पर लगाया जाने वाला एक सुरक्षात्मक ईंट है, ताकि आने वाली प्रक्षेपिकाओं से सुरक्षा मिल सके। अधिकतर खराब गलत ढंग से लगाए गए या फिर पूरी तरह खाली खोल हैं। निकृष्ट निर्माण मानकों और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण रूसी टैंक चालक दल प्रायः अनजाने में अत्यंत असुरक्षित वाहनों में युद्ध में भाग लेते हैं। दूसरी ओर यूक्रेन को दिए गए पश्चिमी टैंक जैसे लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 और अमेरिकी अब्राम्स ने कहीं बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। ये अपने चालक दल की सुरक्षा करते हैं, कम नुकसान झेलते हैं और भीषण लड़ाई के बावजूद अक्सर मिशनों से सुरक्षित लौटते हैं। इन असफलताओं के बावजूद रूस अपनी मिसाइल और वायु रक्षा तकनीक के लिए अब भी विश्व प्रसिद्ध है, परंतु यह प्रतिष्ठा वास्तविक प्रदर्शन से दूर प्रतीत होती है। तो आइए हम करीब से देखें और साबित करें कि यह धारणा कितनी गलत है। रूस की S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली राष्ट्रीय गर्व का स्रोत है, जिसे अमेरिका की पैट्रियट प्रणाली के बराबर या उससे बेहतर बताया जाता है। रूस ने इसे चीन, तुर्की और भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में बेचा है। फिर भी यूक्रेन ने इसकी गंभीर कमजोरियों को उजागर करते हुए कई S-400 यूनिट्स को चकमा देने और नष्ट करने में सफलता पाई है। 2023 में यूक्रेनी सेना ने अमेरिकी अटैकम्स मिसाइलों और संभवतः ड्रोन या नेपच्यून मिसाइलों से क्रीमिया में तैनात कम से कम 2 S-400 बैटरियां नष्ट कर दी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों और यूक्रेनी सैन्य सूत्रों ने S-400 को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि की, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, खासकर जब रूस ने इसकी अजेयता का दावा किया था। यहां तक कि जब S-400 पूरी तरह नष्ट नहीं होते, ये सिस्टम रूसी महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा करने में लगातार विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन को दिए गए ब्रिटिश फ्रेंच स्टॉर्म शैडो मिसाइलें S-400 की रक्षा प्रणाली को धोखा देकर रूसी ठिकानों और लॉजिस्टिक केंद्रों पर सफल हमले कर चुकी हैं। S-400 को इन मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये उन्हें रोकने में विफल रहा है। 2023 के अंत तक पश्चिमी विशेषज्ञों ने पाया कि यूक्रेनी मिसाइलें रूसी वायु रक्षा को इतनी तेजी से भेद रही थीं कि वे रूसी नागरिकों के लिए वास्तविक खतरा बन गईं। रूस ने कुल मिलाकर बहुत सारी वायु रक्षा प्रणालियां खो दी हैं। दृश्य पुष्टि सूचियां दर्शाती हैं कि 2022 से अब तक रूस की कम से कम 335 वायु रक्षा इकाइयां नष्ट या कब्जा की गई हैं, जिनमें 18 S-400 लॉन्चर, 30 पेंटसियर S-1 और 60 टोर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं। ये महंगे और श्रेष्ठ माने जाने वाले संसाधनों के लिए विनाशकारी क्षति हैं। सस्ते यूक्रेनी ड्रोन जो कुछ $100 के होते हैं, वे भी अक्सर रूसी रक्षा प्रणाली को चकमा देकर
रूसी एयरबेस और ईंधन डिपो पर गहरे हमले कर करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचा चुके हैं। रक्षा पक्ष में यूक्रेन को मिले पश्चिमी एसएएम का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। अमेरिका निर्मित पैट्रियट PAK-3 बैटरियां जो 2023 में तैनात हुई, रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों जैसे प्रसिद्ध किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक पाई हैं, जिन्हें रूस पहले असंभव बताता था। यह दावा किया गया था कि इसे रोकना असंभव है क्योंकि यह मैक 5 से तेज गति से चलती है और रक्षा प्रणालियों को भी चकमा दे सकती है। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मई 2023 से अब तक कीव पर दागी गई सभी 20 से अधिक किंचाल मिसाइलों को पैट्रियट रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। यह रूसी दावों और युद्ध क्षेत्र के प्रदर्शन के बीच के अंतर को दिखाता है, जहां एक कथित अजेय रूसी मिसाइल को 1980 के दशक की पश्चिमी तकनीक ने निष्क्रिय कर दिया। पश्चिमी प्रणालियां जैसे नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और IRIS-T भी लगातार रूसी क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में सफल रही हैं और इनकी इंटरसेप्शन दरें अक्सर रूस की खुद की वायु रक्षा प्रणाली से बेहतर रही हैं। सीधे शब्दों में, वास्तविक दुनिया में प्रभावशीलता किसी भी दावे से अधिक महत्वपूर्ण है। यूक्रेनी क्षमताएं रूसी लड़ाकू विमानों तक फैली हुई हैं, जो यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों के डर से नजर नहीं आते। विडंबना है कि यूक्रेन की कई सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणालियां पुराने सोवियत युग के मॉडल हैं, लेकिन पश्चिमी खुफिया जानकारी, रडार और आधुनिक सामरिक समन्वय से उनकी प्रभावशीलता काफी बढ़ गई है। रूस इन समस्याओं को आसानी से पार कर सकता था यदि वह अपनी सेनाओं के बीच समन्वय पर ठीक से काम करता। अगर रूसी वायुसेना, नौसेना और जमीनी सैनिकों ने शुरू से ही मिलकर काम किया होता तो यूक्रेन वाकई कुछ ही हफ्तों में गिर सकता था, जैसा कि पुतिन ने शुरू में अनुमान लगाया था। रूस की सैन्य शाखाओं ने बार बार स्वतंत्र रूप से काम किया है, जिसमें समन्वय और संचार कमजोर रहा है। वायुसेना ने अक्सर बिना स्पष्ट दैनिक आदेशों और लंबी अवधि की रणनीति के काम किया। इस भ्रम और देरी ने यूक्रेनी तोड़फोड़ टीमों और घुसपैठ मिशनों को बार बार सफल होने का मौका दिया। रूसी कमांडरों के आदेश पहुंचने तक युद्ध क्षेत्र की स्थिति बदल जाती थी, जिससे रूसी सेना लगातार प्रतिक्रियात्मक चक्र में फंसती थी। पश्चिमी देशों द्वारा दी गई सटीक और तेज खुफिया जानकारी के कारण यूक्रेन रूस के शुरुआती हमले से पहले ही अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को जल्दी से हटा और छुपा सका। रणनीतिक स्थानों पर वायु रक्षा प्रणालियों को स्थानांतरित करने और पहले से तैयारी से यूक्रेन को एक बड़ी बढ़त मिली, जिससे उसकी संभावनाएं बेहतर हुईं। यूक्रेन ने बेहतर खुफिया जानकारी, तेज युद्ध क्षेत्र निर्णयों और मजबूत लॉजिस्टिक समर्थन पर काफी निर्भर किया है, जिससे उसकी सेनाएं रूस से आगे रही हैं। खुफिया जानकारी और उन्नत प्रणालियों के शक्तिशाली संयोजन के कारण ही रूस के सक्षम लड़ाकू विमान SU-34 और SU-35 मोर्चे से दूर रहे। पश्चिमी विमान जैसे अमेरिकी और इजरायली F-35 स्टेल्थ फाइटर्स ने सीरिया और ईरान के सुरक्षित इलाकों में उड़ान भरी है, जटिल मिशन बिना नुकसान के पूरे किए हैं और अक्सर युद्ध का रुख बदलने वाला निर्णायक लाभ दिया है, जैसा हाल ही में ईरान में देखा गया। रूस के पास वैसी संचालन क्षमताएं नहीं हैं। रूस का बहुचर्चित SU-57 स्टेल्थ फाइटर संख्या में कम है और युद्ध में गंभीरता से कभी परखा नहीं गया है। पुराने पश्चिमी फाइटर जेट्स जैसे F-16 को भी लगातार एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणालियों में अपग्रेड मिलने से आज भी बेहद प्रभावी हैं। रूस के नए फाइटर जैसे SU-30SM और SU-30-35 अक्सर पुराने रडार और कम उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे पश्चिमी मानकों से पिछड़ जाते हैं। अंत में रूस के लिए सबसे शर्मनाक बात उसकी नौसेना का प्रदर्शन है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यूक्रेन के पास वास्तविक नौसेना नहीं है। इस बीच रूस ने इस संघर्ष में अपनी जबरदस्त नौसैनिक मौजूदगी के साथ प्रवेश किया, ब्लैक सी फ्लीट के साथ, जिसमें युद्ध से पहले फ्रिगेट्स, कोरवेट्स, लैंडिंग पोत, एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर और 6 पनडुब्बियां सहित 74 जहाज थे। कागजों पर यह फ्लीट डरावनी थी, लेकिन 3 साल के संघर्ष के बाद यह लगभग 45 जहाजों तक सिमट गई है, जिनमें अधिकांश नोवोरोसियस्क बंदरगाह पर छिपे हुए हैं। सबसे बड़ी बेइज्जती तब हुई जब रूसी ध्वजवाहक क्रूजर मोस्कवा डूब गया। एक जहाज की कीमत रूस को करीब $750 मिलियन पड़ी। यूक्रेन ने इसे 2 स्वदेशी निर्मित
नेपच्यून R-360 मिसाइलों से डुबोया, जिनकी कुल लागत लगभग $1-2 मिलियन थी। ये निवेश पर शानदार रिटर्न है। वॉरेन बफेट भी प्रभावित हो सकते हैं। हमले के समय मोस्कवा ओडेसा के तट से करीब 100 किमी दूर समुद्र में था और शायद खुद को कथित रूप से उन्नत एंटी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की परतों के पीछे अजेय महसूस कर रहा था। यूक्रेनी खुफिया ने नाटो के सैटेलाइट और हवाई निगरानी संसाधनों से क्रूजर पर नजर रखी। ओडेसा के समुद्र तट पर ट्रकों से दागी गई 2 नेपच्यून मिसाइलें बेहद निम्न ऊंचाई पर लहरों के सटकर उड़ी अंतिम क्षणों तक रूसी रडार से छिपी रहीं। जब तक मोस्कवा के पुराने रडार सिस्टम आने वाले खतरे को आखिरकार पकड़ पाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे समय रहते अपनी रक्षा प्रणाली सक्रिय नहीं कर सके। दोनों मिसाइलें जहाज से टकराने से गोला बारूद और ईंधन के भंडार में विस्फोट हुआ। भारी विस्फोटों ने मोस्कवा को चीर दिया और 24 घंटे के भीतर रूस का प्रमुख युद्धपोत उनकी शान लहरों के नीचे डूब गया। तुलना के लिए आइए एक समान स्थिति देखें जहां अमेरिकी नौसेना शामिल है। 2016 में यमन के तट के पास तैनात अमेरिकी विध्वंसक USS मैसन पर हौथी विद्रोहियों ने ईरान निर्मित C-802 नूर एंटी शिप मिसाइलों से हमला किया था। ये मिसाइलें यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइलों की तरह विशेष रूप से बड़े युद्धपोतों को डुबोने या क्षतिग्रस्त करने हेतु डिजाइन की गई थीं। परंतु मॉस्को के विपरीत USS मैसन चौकस था और आधुनिकतम रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित था। मैसन के क्रू ने आने वाली मिसाइलों को देखते ही तुरंत अपने SM-2 इंटरसेप्टर्स सक्रिय कर दिए और मिसाइलें दागकर खतरों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। उसी समय मैसन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों ने शेष मिसाइलों के रडार जाम कर दिए, जिससे वे दिशाहीन हो समुद्र में बिना नुकसान के गिर पड़ी। बहुत आसान। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक उच्च प्रशिक्षित सतर्क क्रू जो उन्नत सिस्टम से लैस हो, वह आसानी से अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइलों को भी निष्क्रिय कर सकता है। यह वही कड़वा सबक है जो रूस ने मस्कवा के नुकसान के साथ बहुत देर से सीखा। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों और वर्षों में दर्जनों रूसी कार्वेट, पेट्रोल बोट, लैंडिंग शिप और नौसैनिक ड्रोन नष्ट किए हैं, जिससे रूस को सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और कुल नौसैनिक नुकसान $2 अरब से अधिक हो गया है। शांतिकाल में भी इस बेड़े को पुनर्निर्माण कर युद्ध पूर्व स्तर तक पहुंचाने में रूस को 3 से 5 वर्ष या अधिक लग सकते हैं। रूस के लिए हालात और भी खराब बना देता है 1936 का मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, जो तुर्की की बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलर मरुमध्य से नौसैनिक आवाजाही को नियंत्रित करता है। इस संधि के मुताबिक अगर युद्ध के दौरान तुर्की तटस्थ रहता है तो लड़ने वाले देशों के युद्धपोत काले सागर में नहीं जा सकते, सिवाय इसके कि वे अपने घर वापस लौट रहे हों। फरवरी 2022 के अंत में अधिकारियों ने रूस यूक्रेन संघर्ष को युद्ध माना और तत्काल कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 लागू किया। इस निर्णय ने काला सागर के बाहर के रूसी युद्धपोतों को कमजोर नौसेना को सुदृढ़ करने से प्रभावी ढंग से रोक दिया। परिणाम स्वरूप रूस के शेष लगभग 40 काला सागर के जहाज अब फंसे हुए हैं। वे रक्षात्मक स्थिति में रहने को विवश हैं और न तो अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, न ही आपूर्ति कर सकते हैं और बंदरगाहों में छिपे हुए हैं। लेकिन रूसी हथियार इतनी बुरी तरह क्यों फेल हो रहे हैं? कुछ रूसी हथियार पश्चिमी समकक्षों से भी बेहतर काम करते हैं, सभी खराब नहीं हैं। आमतौर पर बार बार होने वाली विफलताओं के 3 प्रमुख कारण हैं: गंभीर भ्रष्टाचार, पुरानी निर्माण प्रक्रियाएं और दोषपूर्ण सैन्य सिद्धांत। पिछले आधी शताब्दी से रूसी रक्षा उद्योग भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के कारण गुणवत्ता नियंत्रण में समस्याओं से ग्रस्त रहा है। अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि अक्सर ऑफशोर खातों में गायब या दिखावटी प्रोजेक्ट्स पर बर्बाद हो जाती है, जिनका मकसद पुतिन को प्रभावित करना होता है। उदाहरण के लिए किन्साले हाइपरसोनिक मिसाइल कागज पर कम से कम काफी प्रभावशाली लगती है। यह कथित रूप से अजेय है, विशेषकर वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिजाइन, लेकिन वास्तविक युद्ध में पश्चिमी रक्षा प्रणालियों ने इसे आसानी से रोका। पुतिन को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, खासकर जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी क्षमताओं का ढिंढोरा पीटा था।
दिसंबर 2021 में यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले पुतिन ने घोषणा की थी कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में विश्व अग्रणी है और आगामी वर्षों तक अन्य देशों से काफी आगे रहेगा। उन्होंने कहा, रूस भविष्य में दूसरों से आने वाले हाइपरसोनिक खतरों का भी सामना कर सकता है। स्पष्ट है कि वास्तविकता भिन्न थी और यह संभव है कि पुतिन के किसी जनरल ने मिसाइल की वास्तविक क्षमताओं के बारे में उनसे झूठ बोला हो। यदि यह सत्य है तो पुतिन की विफलता के प्रति कुख्यात असहिष्णुता को देखते हुए इस जनरल के अभी भी जीवित होने में संदेह है। रूस में भ्रष्टाचार की वजह से अधिकांश हथियार वास्तविक जीवन में अपने डिजाइन मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि टैंकों पर लगे विस्फोटक रिएक्टिव आर्मर ब्लॉक अक्सर खाली या बेकार सामग्री से भरे पाए गए हैं। अन्य मामलों में सैनिकों को खराब उपकरण मिले हैं, ऐसे जूते मिले हैं जो जल्दी टूट जाते हैं और ऐसे रेडियो मिले हैं जिनमें एन्क्रिप्शन नहीं है। सैन्य ट्रकों पर सस्ते चीनी टायरों की रिपोर्ट आई है जो कीव की ओर बढ़ते समय बिखर गए, जिससे वाहन रास्ते में फंस गए या खराब हो गए। एक भ्रष्ट सिस्टम का मतलब यह भी है कि रख रखाव में कटौती की जाती है, स्पेयर पार्ट्स चोरी हो जाते हैं या बिल्कुल खरीदे ही नहीं जाते। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को समाप्त हो चुके पुराने राशन का उपयोग करना पड़ा और उन्हें अक्सर सिर्फ कुछ दिन की आपूर्ति के साथ तैनात किया गया। पश्चिमी सेनाओं की खरीद प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होती है, जिससे बेहतर उपकरण और लॉजिस्टिक्स मिलते हैं, हालांकि वे पूर्ण नहीं हैं। यूक्रेन युद्ध में कई पराजय और बढ़ते जनाक्रोश के बाद रूस ने हाल ही में सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उच्च स्तरीय अभियान शुरू किया है। उप रक्षा मंत्री तिमूर इवानोव को गिरफ्तार किया गया है। उन पर भारी रिश्वत लेने और फ्रंटलाइन के सैनिकों के लिए अरबों रूबल चोरी करने का आरोप है। अब उन्हें 14.5 साल तक की जेल हो सकती है। जनरल मेजर इवान पोपोव, एक पूर्व सम्मानित फील्ड कमांडर, को कथित धोखाधड़ी के लिए 5 साल की सजा मिली। हालांकि कई का मानना है कि उनकी असली गलती वरिष्ठ अधिकारियों की खुलेआम आलोचना करना था। कई जनरल, अधिकारी और खरीद प्रबंधक को धोखाधड़ी, चोरी और कुप्रबंधन के आरोपों में गिरफ्तार या आरोपित किया गया है। इनमें से कई लोग ऐसी भव्य जीवन शैली जीते थे जो उस पैसे से चलती थी जो असल में उपकरणों और सैनिकों के समर्थन में जाना चाहिए था, और इसी वजह से रूस की युद्ध भूमि पर असफलताएं आईं। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि यह कदम आंशिक रूप से एक राजनीतिक चाल हो सकती है, जिसका उद्देश्य विरोधियों को हटाना और क्रेमलिन का नियंत्रण बढ़ाना है, न कि वास्तविक सुधार लाना। नुकसान पहले ही हो चुका है और रूसी सैन्य नेतृत्व और सैनिकों के बीच विश्वास अब भी टूटा हुआ है। सोवियत काल में हालात बेहतर थे, पूर्णतः सही नहीं, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब स्थिति तेजी से बिगड़ी। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली इंजीनियर और शोधकर्ता रूस छोड़ने लगे, जिससे उसके रक्षा क्षेत्र के बड़े हिस्सों में ठहराव आया। यदि रूस अपनी प्रतिभा का बहिर्गमन रोक पाता तो आज उसकी सैन्य विनिर्माण और तकनीकी क्षमताएं भिन्न होती। संभवतः वह सेमीकंडक्टर चिप्स की गंभीर कमी का समाधान भी कर लेता। अब रूस को उन्नत घटकों के आयात या घरेलू निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पश्चिमी प्रतिबंधों और कम अनुसंधान निवेश ने रूस की तकनीकी प्रगति को बुरी तरह प्रभावित किया है। रूस के अधिकतर उपकरण आज भी पुरानी 20वीं शताब्दी की तकनीक पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए कई रूसी मिसाइलें अभी भी बुनियादी सेमी एक्टिव रडार या इनर्शियल गाइडेंस का उपयोग करती हैं, जबकि पश्चिमी मिसाइलें उन्नत मल्टीमोड सीकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम टारगेटिंग का इस्तेमाल करती हैं। अधिकतर रूसी टैंकों में आधुनिक थर्मल इमेजिंग साइट्स नहीं हैं, जिससे युद्ध के मैदान में उन्हें काफी नुकसान होता है। रूसी निर्माण प्रक्रियाओं में गुणवत्ता नियंत्रण के मानक अपेक्षाकृत निम्न स्तर के होते हैं। यह प्रायः युद्ध की परिस्थितियों में अविश्वसनीय, अशुद्ध और विफल साबित हुआ है, जैसा कि यूक्रेन में बार बार देखा गया। दूसरी ओर पश्चिमी देश अत्याधुनिक तकनीकों जैसे फाइटर जेट्स के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम निर्देशित तोप के गोलों में निरंतर निवेश करते हैं। पुराने पश्चिमी प्लेटफॉर्म्स को भी प्रतिस्पर्धी रहने के लिए नियमित रूप से महत्वपूर्ण अपग्रेड मिलते हैं। रूस की नई प्रणालियां जैसे Su-55 स्टेल्थ फाइटर या आर्माटा टैंक कम मात्रा में बनाए जाते हैं। ये अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म भी अक्सर ऐसे सबसिस्टम्स रखते हैं जो तकनीकी और विनिर्माण सीमाओं के कारण वास्तव में अत्याधुनिक नहीं होते। ऐसी कमजोरियां दुश्मनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य बन जाती हैं, जो युद्ध में लगातार उनका फायदा उठाते हैं।
अंततः रूस की पुरानी सैन्य डिजाइन और हथियार उसकी सैन्य नीति से गहराई से जुड़े हैं, यानी वह उनका उपयोग कैसे करने की योजना बनाता है। ऐतिहासिक रूप से रूस और सोवियत संघ ने अपनी सैन्य नीति को भारी सेना, जबरदस्त गोलाबारी और कठोर कमांड ढांचे के साथ दुश्मनों को दबाने के विचार पर आधारित किया था। अधिकांश रूसी हथियार इस तरह बनाए जाते हैं कि जब उन्हें बड़ी संख्या में तैनात किया जाए तो वे पर्याप्त अच्छे हों, न कि व्यक्तिगत रूप से सबसे बेहतरीन हों। हालांकि यह पश्चिम की अधिक लचीली और नेटवर्क आधारित सैन्य रणनीतियों के सामने अक्सर असफल रहता है। उदाहरण के लिए रूस की वायु रक्षा प्रणालियां मुख्यतः केंद्रीकृत कमांड पर निर्भर होती हैं। कमांड और कंट्रोल नेटवर्क के जाम या बाधित होने पर यह प्रणाली काफी कम प्रभावी हो जाती है। रूसी वायु रक्षा प्रणालियों में विकेंद्रीकृत और स्वायत्त रडार होते हैं जो परतदार नेटवर्क में जुड़े होते हैं और अतिरिक्त होते हैं जो इसके विपरीत है। इसलिए एक कमांड सेंटर खोने का मतलब पूरी क्षमता खोना नहीं होता। रूसी बख्तरबंद रणनीतियां यूरोप में एक पारंपरिक खुले युद्ध के लिए तैयार थीं, लेकिन यूक्रेन में रूसी सेना को विकेंद्रीकृत और सटीक हथियारों से लैस टीमों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। रूसी सैन्य प्रशिक्षण मानक ऑपरेटरों और रखरखाव दलों के लिए पश्चिम की तुलना में काफी कम है। भ्रष्टाचार, प्रशिक्षण की कमी और तत्परता के अभाव से रिपोर्टें अक्सर फर्जी बना दी जाती हैं। कागजों पर रूसी पायलट या टैंक दल प्रशिक्षित और सक्षम प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में अनेक लोगों को व्यावहारिक अनुभव की कमी होती है। पश्चिमी सेनाएं वास्तविक प्रशिक्षण पर छोड़ देती हैं, जैसे अमेरिकी वायुसेना के रेड फ्लैग अभ्यास या नाटो के बहुराष्ट्रीय टैंक अभ्यास, जो असली युद्ध में काम आते हैं। यूक्रेन में रूसी सेना ने कई बार मूलभूत सैन्य गलतियां की हैं, जैसे बिना हवाई समर्थन के कन्वॉय चलाना, वाहनों को बहुत करीब रखना जो घात लगाने के लिए सरल टारगेट हो जाते हैं, और तोपखाने की इकाइयां एक ही जगह पर रुककर काउंटर अटैक के लिए असुरक्षित हो जाती हैं। ये पूर्ण हार्डवेयर विफलताएं नहीं हैं, लेकिन अंततः हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाती है और सिद्धांत की कमी दिखाती है। आप सीधे सैनिकों या जबरन भर्ती किए गए लोगों को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि असली समस्या रूस की सैन्य संस्कृति में ही है। यह निचले स्तरों पर स्वतंत्र सोच को हतोत्साहित करता है, जो सोवियत युग की विशेषता थी। आदेश ऊपर से आते हैं और रचनात्मकता को इनाम नहीं मिलता। जब प्लान असफल होता है तो फ्रंटलाइन सैनिकों को अनुकूलन में दिक्कत होती है और अक्सर वो नए आदेश मिलने से पहले ही मारे जाते या फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कीव पर 3 दिनों में कब्जा करने की योजना विफल हुई तो रूसी सेना हफ्तों तक अटकी रही और भारी नुकसान उठाया, क्योंकि वे नए आदेशों का इंतजार कर रही थी। निचले स्तर के अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति नहीं थी। पश्चिमी सिद्धांत, विशेषकर नाटो, मिशन कमांड की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जिसमें अधीनस्थ नेताओं को स्पष्ट लक्ष्य दिए जाते हैं, साथ ही उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए लचीलापन और अधिकार भी मिलता है। यह सैद्धांतिक अंतर गल्फ वॉर में स्पष्ट था, जहां गठबंधन सेनाएं तेजी से रणनीति बदलती थीं, जबकि इराकी सैनिक टूटी संचार लाइनों के कारण आदेश का इंतजार करते रहे जो कभी आया ही नहीं। आज हम यूक्रेन में वही रणनीति देख रहे हैं, जहां छोटे स्वतंत्र यूक्रेनी दस्ते पश्चिमी शैली की रणनीति अपनाकर कमजोरियों का तेजी से लाभ उठाते हुए रूसी आपूर्ति लाइनों और लॉजिस्टिक्स को प्रभावी ढंग से बाधित कर रहे हैं। इन सभी विफलताओं के बावजूद रूस कई वर्षों तक अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा, हालांकि अब वह तीसरे स्थान पर है। अक्सर खरीदारों को उपकरण की खामियों का पता भुगतान करने के बाद ही चलता है। यूक्रेन में रूस के नाकाम प्रदर्शन और ईरान में उसकी वायु रक्षा प्रणालियों की विफलताओं के बाद भविष्य में रूस के हथियारों की बिक्री निश्चित रूप से प्रभावित होगी। अब देश एक दूसरे के अनुभवों का अध्ययन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाल रहे हैं। रूस की सैन्य प्रतिष्ठा को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। उदाहरण के लिए, मिस्र को Su-35 फाइटर जेट्स की प्रस्तावित बिक्री जैसे बड़े सौदे रिपोर्टेडली रद्द कर दिए गए हैं या उन पर पुनर्विचार किया गया है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि खरीदारों को अब एहसास हो गया है कि इस विमान के रडार, मिसाइल और अन्य सिस्टम नए पश्चिमी या यहां तक कि चीनी विकल्पों की तुलना में काफी पीछे हैं। यूक्रेन युद्ध रूसी सैन्य उपकरणों की खामियों का प्रदर्शन बन गया है। रूसी टैंक, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम जो कभी आधुनिक माने जाते थे, युद्ध में आसानी से नष्ट या निष्क्रिय हो रहे हैं। यह स्पष्ट चेतावनी है कि क्या नहीं खरीदना चाहिए।